आज थोड़ा भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लें। एक कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि ये प्योरली, कोई कह रहा है भारत जोड़ो यात्रा है। हेमंत बिस्व शर्मा साहब जो बीजेपी के हैं वो कह रहे हैं कि इसको तो पाकिस्तान में में होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। और इसको राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि हम इसको एक आम आदमी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। इसलिए हम इसको लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिलेंगे, हम 150 दिन लगातार चलेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये केवल सामाजिक, केवल एक चीज को, हिंदुस्तान को समझने के लिए यात्रा है? जैसे मैं देख पा रहा हूं, मेरे हिसाब से ये इन सारी चीजों के बात होने के बाद भी इसका अंडरकरंट या इसके अंडरटोन जो है वो सियासी है। और मैं नहीं मानता, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि कुछ लोग अब आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो प्रशांत किशोर का प्रिस्क्रिप्शन था, उन्होंने कहा था कि इस तरह का एक वो करना चाहिए। कोई भी प्रिस्क्रिप्शन रहा हो, 2014 में अगर प्रशांत किशोर जी ने कई प्रिस्क्रिप्शन दिए थे, चाहे वो चाय पे चर्चा हो, चाहे वो इस तरह के जो बहुत से प्रिस्क्रिप्शन दिए थे, तो उन सारे प्रिस्क्रिप्शन के बाद चौकीदार, मैं भी चौकीदार और ये सब जो प्रिस्क्रिप्शन थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रिस्क्रिप्शन किसी भी का भी हो, लेकिन असली माने तो यह है कि कौन इसको चल रहा है, हु इज वॉकिंग द टॉक। इसका सियासी मतलब मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, मैं सिर्फ इस समय कांग्रेस की बात कर रहा हूं। चंद्रशेखर जी ने जब 83 में भारत यात्रा की थी, बड़ी पद यात्रा थी, इंडिविजुअल कमिटमेंट था, पार्टी कोई पीछे नहीं खड़ी थी, बड़ी बात थी, और उसकी जो गुडविल होती वो जरूर मिली। चंद्रशेखर जी को ऐसा नहीं है, पूरे जीवन भर उसकी गुडविल उनके साथ रही। लेकिन 83 में जब वो यात्रा कंक्लूड हुई और उसके बाद जब 84 में चुनाव होने थे, तो इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, और वो हत्या हो जाने के बाद जो सहानुभूति उमड़ी, उससे राजीव गांधी को अनप्रेसिडेंट मैंडेट मिला। तो शायद उसका सियासी महत्व इन टर्म्स ऑफ सीट वो इंपैक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसी बात हो गई थी। जैसे अगर हाल के दिनों में कह लीजिए सारा कुछ बीजेपी के अगेंस्ट था, मेरे हिसाब से आज भी मैं उस पर कायम हूं। 2019 का बालाकोट और पुलवामा को जिस तरह से हुआ और जिस तरह से बीजेपी ने उसको इनकैश किया, उससे वहां से मामला पलट गया। मैं 2 यात्रा को जल्दी से बता दूं। आंध्र प्रदेश में अगर आपको याद हो, राजशेखर रेड्डी साहब ने एक पद यात्रा की थी, और उसके बाद उनके लड़के जब उनकी मृत्यु हो गई, तो जगन मोहन रेड्डी की अगर आपको याद हो, वो 4, 6, 8 बहुत लंबे समय तक वो पद यात्रा पे रहे थे, पूरे आंध्र प्रदेश की खाक छानी थी उन्होंने, और उसके फल मिले। आज अगर जहां जगन मोहन रेड्डी हैं, उसका एक बड़ा कारण वो पदयात्रा भी है। मैं एक और व्यक्ति का नाम इसलिए ले रहा हूं कि जिसका एक्सपेरिमेंट था, जो लोग जल्दी भूल जाते हैं, दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह अगर आप सबको याद हो, तो 2003 में जब वो इलेक्शन हारे, तो उन्होंने एक और प्रतिज्ञा की। उन्होंने प्रतिज्ञा ये की कि मैं 10 साल तक सियासी राजनीति में नहीं रहूंगा। सियासी राजनीति मतलब ये इलेक्शन में खड़े होना, ये करना, या मैं किसी को, और उन्होंने उसको निभाया भी। 2017 में उन्होंने नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा की थी, और ये ध्यान रखिए 2013 से लगातार बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में थी। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा की। 2017 में मोदी जी ऑलरेडी सत्ता में आ चुके थे। वो पदयात्रा उनकी करीब 192 डेज, 192 दिन की चली, तो करीब 3300 किलोमीटर की। और उसमें जो मध्य प्रदेश की टोटल 230 सीट हैं, उसमें से करीब 110 सीट से होके वो यात्रा गुजरी भी थी, और उसके परिणाम कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छे रहे। अब जरा इसकी बात कर लें, ये जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा मूल रूप से 12 स्टेट से होकर गुजर रही है। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। मैंने कि ये यात्रा का रूट है। तो जिसको ये कह रहा है ना कि वो वहां हिमाचल क्यों नहीं जा रही है, ये जरा समझिए, वो उन जगहों पे जा रही है जहां पे कांग्रेस का एक समय दबदबा था, कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड था, लेकिन आज कांग्रेस बाहर है। ये उन जगहों से होके गुजर रही है। स्टेट वाइज आपको कर लूं, तमिलनाडु में मुझे नहीं लगता है कि वहां कुछ भी बीजेपी या एनडीए की दाल गलने वाली है, क्योंकि उसके प्रमुख रूप से 2 कारण। एआईडीएमके जो एनडीए में बीजेपी का साथी है, उसकी अपनी कलह बहुत है, और इस समय आपस में खींचतान चल रही है, तो वहां कुछ होने वाला नहीं है। स्टालिन राहुल गांधी के साथ बिल्कुल ठीक से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वो उसको दिखा भी रहे हैं, कह भी रहे हैं,
तो मुझे तमिलनाडु में मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कुछ भी कर पाएगी। अब बात आती है केरल की। केरल में जो खींचतान है वो यूपीए और कम्युनिस्ट, मतलब कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच में है। 2019 में ये जरूर है कि बीजेपी को 13% वोट मिले थे, वो 15 सीट पे लड़े थे, लेकिन एंड ऑफ द डे वहां उनको कोई सीट मिली नहीं थी। तो ये एक स्थान पे मुझे नहीं लगता है कि वहां पे कोई बहुत मेजर चेंज होने वाला है। तेलंगाना, तेलंगाना इज वन स्टेट जहां पे चंद्रशेखर राव बहुत एग्रेसिव हैं, विपक्ष की राजनीति को बनाने के लिए और पिछले 1-2 साल से वो मतलब फोर फ्रंट में हैं। वहां की जो टोटल सीट्स हैं, वहां की टोटल सीट है तेलंगाना की 17, मतलब तेलंगाना में जो 17 सीट हैं उसमें से चंद्रशेखर राव साहब के पास 9 सीटें हैं, बीजेपी के पास 4, कांग्रेस के पास 3 और एआईएमआईएम के पास 1। वहां पे बीजेपी सब सीटों पे लड़ी थी। अब थोड़ा सा एक चांस ये देखना होगा कि जो टीआरएस है, चंद्रशेखर राव जी की जो पार्टी है, वो इस समय ऑपोजिशन यूनिटी के लिए बहुत वो है और ईमानदारी से लग रहा है, वो हर एक से मिल रहे हैं कि एक होना चाहिए। सिर्फ बात वहां पे ये है कि अगर वहां उनका कांग्रेस से कोई भी सेटलमेंट हो जाता है तो ये तय बात है कि बीजेपी की 4 से भले ही 3 सीट हो जाएं लेकिन 5 नहीं होंगी। और अगर अलग अलग लड़ते हैं तो अब 4 से कितनी सीटें वो बीजेपी बढ़ेगी या कम होगी ये अभी बहुत आसान नहीं है कहना। अब हम लोग आते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कर्नाटका में एक बड़ी स्टेट है, कुल 28 सीटें हैं जहां पे बीजेपी की 25 सीटें हैं और बीजेपी का पिछली बार वोट परसेंट 51.38% था। कांग्रेस की एक सीट 31.88% और जनता दल एस जो देवेगौड़ा साहब वाली जो जनता दल है उसकी 9.67% के साथ एक सीट थी। यहां पे अब देख लीजिए, यहां पे मेन दिक्कत क्या है कि येदियुरप्पा साहब की यहां लीडरशिप है। उनको चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया तो उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में कहीं एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन जो उनके पीछे एक तमगा लगा हुआ है, उनके पुराने केसेस उनके पीछे हो रहे हैं, वो कितना इफेक्ट करेंगे ये जरा देखने वाली बात होगी। ये भी फैक्ट है कि कांग्रेस और जेडीएस ने पिछला 2019 का इलेक्शन साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन वहां वो कुछ ऐसा नहीं कर पाए थे। लेकिन इस समय वहां पे 2 चीजें हैं, कांग्रेस के थोड़े चांस इसलिए से दिखते हैं कि एक तो सीतारमैया उनके पास है जो एक बड़ा चेहरा है कर्नाटक की राजनीति का, और वहां डी शिव कुमार है जो संसाधनों की कमी नहीं होने देंगे जैसा लगता है। और एक और ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक में सरकार कांग्रेस और जेडीएस की थी जिसको तोड़ के फिर बीजेपी की सरकार बनी है, तो वो कोई नेचुरल फर्स्ट चॉइस के साथ नहीं बनी थी। तो वहां पे उसकी सिमरिंग, अंदर का डिसकंटेंटमेंट, एंटी इनकम्बेंसी कितनी होगी ये आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस ये बीजेपी के लिए 25 सीट पे मेंटेन रखना बहुत आसान नहीं है मेरे हिसाब से। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीट, यूपी के बाद सबसे बड़ी स्टेट, बीजेपी की 23 27.84, शिवसेना 18 23.50, एनसीपी 4 15.66%, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 16.41%, एआईएमआईएम और इंडिपेंडेंट के पास 1-1। अब यहां पे असली टेस्ट तो मेरे हिसाब से कांग्रेस से ज्यादा उद्धव ठाकरे साहब का है कि ये वहां पे अब प्रूफ करना है कि असली शिवसेना कौन सी, शिंदे साहब वाली शिवसेना जो अभी तो मुख्यमंत्री हैं, या उद्धव ठाकरे की शिवसेना। उद्धव ठाकरे साहब ने बहुत क्लियर कर दिया है कि वो एमवीए में है और एमवीए के साथ ही वो इसको चुनाव इसमें लड़ेंगे। अब एमवीए के पास इस समय अगर देखिए तो एनसीपी के पास 4 सीट और कांग्रेस के पास 1 सीट, इस 5 को बढ़ा के वो कहां तक पहुंचेंगे, लेकिन ये तय बात है कि ये सीटें बढ़ेंगी, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 सीट में बीजेपी के पास इस समय 28 सीट है और कांग्रेस के पास 1, और बीजेपी ने ब्रूट मेजॉरिटी के साथ जीती थी, 58% वोट मिले थे उसको, और ये तब मिले थे जब उससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, विधानसभा का इलेक्शन जीत चुके थे, उसके बाद ये वापस 58% के साथ आई थी। अब यहां पे एक चीज देखना ये होगा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का तालमेल कितना चलता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आप बीजेपी में पहुंच गए हैं तो क्या उससे कुछ बीजेपी के इंटरनल जो भी उनकी पावर पॉलिटिक्स है उसमें क्या कोई फर्क पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान से इस समय जो प्रेजेंट हाईकमान या हम दो जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं, क्योंकि तभी उनको किनारे किया गया है बहुत से राष्ट्रीय पदों से, और वो कितना इनके साथ तालमेल करते हैं वो देखने वाले बात होगी। यहां पे अगर आप यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे विधानसभा का इलेक्शन लोकसभा से पहले होगा, तो मध्य प्रदेश में भी एक देखने वाली चीज ये होगी कि ये कांग्रेस यहां कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि
पिछली बार सरकार बनाने के बाद एक सीट आई थी, ये देखने वाला होगा। तो ये मैं मध्य प्रदेश में बहुत इस समय जैसी हालात हैं बहुत उम्मीद नहीं कर रहा हूं। अब हम लोग आ जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में 25 सीटें हैं। बीजेपी पिछली बार 24 सीट और उस 24 और एक उसका सहयोगी दल जीता था और 59% वोट उसको मिले थे। और राजस्थान में भी वही कहानी थी। विधानसभा इलेक्शन के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे, कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर। अब इस समय क्या होगा ये देखना इंपॉर्टेंट। और यहां पे भी विधानसभा इलेक्शन लोकसभा से पहले होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कहे, अशोक गहलोत क्या जो पिछले 5 साल हैं राजनीति के, जो जिस तरह से उन्होंने किया उसमें एंटी इनकम्बेंसी जितनी हो, लेकिन 1 से सीटें बढ़नी चाहिए। और वहां का एक थोड़ा पावर स्ट्रगल इंटरनल वहां पे भी चल रहा है वसुंधरा राजे जी और बीजेपी में जो इस समय हम दो हमारे दो के जो छोटे नेताजी हैं उनके बीच में। अब उत्तर प्रदेश तो हरदम से एक मतलब वो स्टेट जहां ये कहता है कि हमने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए। बीजेपी 62, बीएसपी 10, सपा 5, कांग्रेस 1, जबकि आज वस्तुतः 16 सीटें बाहर थीं, लेकिन अब 14 ही रह गई हैं क्योंकि 2 सीटें मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी ने गिफ्ट की हैं बीजेपी को। लेकिन इन सबके बाद एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि रीसेंट जो विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं वहां पे समाजवादी पार्टी को 37% वोट मिले हैं, 37% वोट। अब यहां पे कांग्रेस को 2.5% या 3% वोट मिले हैं, उनके 2 एमएलए हैं। कांग्रेस का कोई यहां बहुत कुछ स्टेक पे नहीं है। लेकिन कांग्रेस और एसपी अगर साथ आते हैं तो क्या फर्क होगा, क्योंकि बीएसपी को मोरलेस लोग ये मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के रास्ते में नहीं खड़ी होगी। अगर उसके विरोध में भी नहीं खड़ी होगी तो उसके रास्ते में नहीं खड़ी होगी। हरियाणा की 10 सीट, 10 में 10 बीजेपी की। लेकिन आज की तारीख में बहुत डिसकंटेनमेंट, किसान आंदोलन जैसे हैंडल हुआ, बाकी वहां जाट आंदोलन मतलब जाटों का जैसे हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक संभावना बीजेपी के 10 में 10 सीटें रिपीट करना थोड़ा मुश्किल होगा। कितनी सीटें कम होती हैं देखने आने वाला समय बताएगा। पंजाब एक ऐसी जगह है जहां पे कांग्रेस के लिए थोड़ा टफ है, क्योंकि 13 में से पंजाब में कांग्रेस की 8 सीटें थी और आम आदमी पार्टी जिसकी लोकसभा में इस समय 0 सीट है और जो 2024 में अपनी सरकार बनाने की बात कर रहा है और अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनने की बात कह रहे हैं, तो 0 से 273 का सफर अगर पूरा करना है तो उसमें पंजाब अहम है, क्योंकि पंजाब में वो रूल कर रहे हैं। तो अगर कुछ पंजाब में गेन होता भी है तो वो बीजेपी का गेन तो शायद मुश्किल है, लेकिन अगर वहां कुछ गेन हो सकता है तो कांग्रेस की कॉस्ट पे आम आदमी पार्टी का होगा। जम्मू कश्मीर में मुझे बहुत कुछ उम्मीद नहीं है। एक तो वहां पहले विधानसभा ही के इलेक्शन हो जाए वो बड़ी बात है। 5 सीटें हैं, 5 सीटों में बीजेपी के पास मतलब जो पिछला इलेक्शन हुआ था उस समय बीजेपी के पास 2 सीटें थी। मतलब अब एक उसमें से लद्दाख चली गई है तो इसलिए 3, मैं 2 ही बोल रहा हूं, तो वो शायद जम्मू की सीट 2 की 2 रहें। लेकिन इन सारे आंकड़ों से एक चीज स्पष्ट है कि जो मैं फिगर बार बार बोल रहा हूं और जिसको है, बीजेपी के 9 स्टेट में 183 से सीटें कम होंगी। मैं हो सकता है कहूं 83 सीट होंगी, कोई कहे नहीं 182 होंगी, लेकिन कम जरूर होंगी, क्योंकि कांग्रेस की इन 9 स्टेट में इस पद यात्रा के, इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद 12 से सीटें 13 होती हैं कि 12 से 120 होती हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन 12 से सीट आगे बढ़ेगी, बीजेपी की सीट 183 से कम होगी। कितना और कैसे ये तो आने वाला, थोड़ा अभी और इलेक्शन पास आने दें तो बताना और समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। इस हमारे साथ बने रहिए और मैं हर फ्राइडे को आपको थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के बहाने इसका एक जनरल आपको देता रहूंगा।